हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, संविधान विषय को लेकर मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूं। और दोस्तों, हमारा एक लंबा टॉपिक चल रहा है संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में अभी हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति को। पिछले वीडियो को यदि आप लोग देखे होंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में किया है। आज जो हम लोगों को राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों विशेषाधिकार और महाभियोग के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है जो आम नागरिक को प्राप्त नहीं है, जो मुझे और आपको प्राप्त नहीं है। वैसा कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी बात करने वाले हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस स्थिति में लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कैसे उस पर महाभियोग मान लिया जाएगा और कैसे राष्ट्रपति के पद को समाप्त मान लिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो में बताएंगे अभी। यदि आप लोग हमारे साथ इन तमाम बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिए। मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को सरल भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विशेषाधिकार। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। और मौलिक अधिकार में एक अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत, जिसमें बात की गई है विधि के समक्ष समानता। यानी कि कानून के सामने कौन खड़े हैं, राष्ट्रपति का बेटा है या रिक्शा चालक का, उससे मतलब नहीं है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष सभी एक समान है, इसकी बात की गई है। तो वहीं पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 का बहुत अपवाद भी है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद के सदस्य ये या विधायक, ये सब जो रहते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। तो उन्हीं तमाम अपवादों में से आज हम एक अपवाद की बात करने वाले हैं, और वह अपवाद है राष्ट्रपति को कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, यदि आप राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को जानना चाहते हैं तो आपको अपने संविधान के अनुच्छेद 361 को समझना पड़ेगा। आपको अनुच्छेद 361 में यह देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, जिसका चर्चा अनुच्छेद 361 में की गई है। और दोस्तों, बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त। पहली विशेषाधिकार प्राप्त यह है कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए भारत के कोई भी कोर्ट, चाहे सबसे निचली अदालत हो या सबसे ऊपरी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, कोई भी अदालत जो है वो राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर सकता है जब तक राष्ट्रपति पद पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरा विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वह है कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार के फौजदारी या दीवानी मामले किसी भी न्यायालय में नहीं सुनी जा सकती है। यानी किसी भी प्रकार का मुकदमे की सुनवाई किसी भी अदालत में राष्ट्रपति पर नहीं किया जा सकता है जब तक वो पद पर है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात जो आपको जानना चाहिए, और हम तीनों बात को थोड़ा सा कीवर्ड में लिख देते हैं। पहली बात जो है, कोई भी अदालत जो है किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात जो याद रखना है वो राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए कोई भी अदालत
किसी भी मामले में, चाहे वो फौजदारी मामला हो या दीवानी मामला हो, कोई भी मामला हो, फौजदारी या दीवानी, किसी भी मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि फौजदारी मामला क्या होता है और दीवानी मामला क्या होता है। तो दोस्तों, फौजदारी मामला जो है वो क्रिमिनल केसेज कहलाते हैं, जबकि दीवानी मामला जो है वो सिविल केसेज कहलाता है। तो फौजदारी मामला का मतलब हुआ कि किसी का हत्या कर दिया, किसी का अपहरण कर दिया, किसी को धमकी दे दिया, किसी से मारपीट कर लिया। तो इस तरह की जो मामले हैं ये फौजदारी मामलों के अंतर्गत माना जाता है। जबकि संपत्ति से संबंधित कोई मामला है, विवाह और तलाक से संबंधित कोई मामला है, उत्तराधिकार से संबंधित कोई मामला है, तो इस तरह के मामले, या चेक बाउंस कर लिया, किसी को ठग लिया, इस तरह की जो मामले हैं, इन मामलों को दीवानी मामलों के अंतर्गत माना जाता है। तो कोई भी अदालत जो है फौजदारी और दीवानी मामलों में राष्ट्रपति पर सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मामले, कुछ दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ दीवानी मामलों में जो है, यदि राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का मुकदमा दायर होता है तो 2 महीना पहले जो है, सुनवाई से 2 महीना पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, और उस सूचना में स्पष्ट बताना पड़ता है कि जो मुकदमा किया है या जो शिकायत किया है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, वह किस बात की शिकायत की है। इन तमाम तरह की सूचनाओं का जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को सुनवाई से 2 महीना पहले देना पड़ता है। तो इस तरह की विशेषाधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसकी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, महाभियोग को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे महाभियोग, तो महाभियोग को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि अभियोग और महाभियोग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, यदि आम व्यक्ति, आम जनता, जैसे हम हैं, आप है, या और कोई पब्लिक है, उस पर यदि किसी प्रकार के मुकदमा चलता है, मतलब किसी प्रकार के शिकायत की जाती है उस पर, तो या उस पर आरोप लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं अभियोग। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अभियोग। लेकिन राष्ट्रपति पर यदि किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो उसको कहा जाता है महाभियोग। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो महाभियोग है, इस महाभियोग का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, आपको यह भी याद रहना चाहिए कि राष्ट्रपति के मामले में ही सिर्फ महाभियोग की चर्चा की जाती है, और किसी भी संवैधानिक पद के बारे में महाभियोग शब्द का चर्चा या महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि महाभियोग राष्ट्रपति पर किस स्थिति में आ सकता है और महाभियोग का प्रक्रिया कैसे चलता है, कब महाभियोग मान लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहली बात, महाभियोग को जानने के लिए आपको अपने संविधान के 2 अनुच्छेदों को समझना पड़ेगा, और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, ये दोनों अनुच्छेदों की जानकारी आपको रहना चाहिए। इन दोनों अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और महाभियोग के बारे में बात बताई गई है। जहां पर अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, और
महाभियोग किस स्थिति में लग सकता है, ये बातें अनुच्छेद 56 में बताई गई है। जबकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि महाभियोग का प्रक्रिया कहाँ शुरू होगा, कैसे शुरू होगा और कैसे महाभियोग मान लिया जाएगा। इन तमाम तरह के चीज़ों की जानकारी अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 56 में दोस्तों स्पष्ट बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक ही मामले में लग सकती है, यदि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण किया। राष्ट्रपति पर और कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता और किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति जो है अक्षम है, भ्रष्टाचार का आरोप, इस तरह के कोई आरोप जो है राष्ट्रपति पर नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर एक ही स्थिति में महाभियोग लगाया जा सकता है और वह स्थिति है यदि वो संविधान का अतिक्रमण किया, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 56 में है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में यह बताई गई है कि महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में लगाया जा सकता है, संसद के द्वारा लगाया जा सकता है, और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये तो अच्छी तरह से आप जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव रखी जा सकती है, ठीक है कि नहीं। इसमें यहाँ पर यह बाउंडेशन नहीं है कि पहले लोकसभा में ही प्रस्ताव रखा जाएगा या पहले राज्यसभा में ही रखा जाएगा। इस तरह का कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातों को याद रखना जरूरी है, जैसे किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उसी स्थिति में रखा जा सकता है जब सदन के 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित सदस्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जैसे लोकसभा में 545 सदस्य है, तो 545 के 1/4 सदस्य जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे तब महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में आएगा। अथवा यदि संसद में महाभियोग का प्रस्ताव रखते हैं, ये राज्यसभा में प्रस्ताव रखते हैं, तो राज्यसभा में 245 सदस्य है और 245 का 1/4 सदस्य जब प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आएगा। और दोस्तों, जब महाभियोग पर चर्चा चलेगा किसी भी सदन में, तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। ऐसा स्पष्ट वर्णन है। यदि किसी सदन में प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव पर चर्चा होता है, तो चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दिया जाएगा और राष्ट्रपति या तो सदैव या किसी वकील के द्वारा वो जो है अपने बात को रख सकते हैं, या उन पर जो भी आरोप लगाया गया है उस पर अपनी सिफारिश रख सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सिफारिश से सदन संतुष्ट हो जाती है तो वहां पर ही महाभियोग का प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रपति के समय दी गई वक्तव्य या उनके वकील, उनके जो प्रतिनिधि आए हैं, उनके द्वारा जो दी गई सफाई है, उससे सदन के सदस्य जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो दोस्तों सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों से जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक महाभियोग को पारित नहीं माना जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट समझने की बात यह है कि कुल सदस्यों की 2/3
न कि दोस्तों उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। स्पष्ट है कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के होने पर ही किसी सदन से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। और यदि दोस्तों किसी एक सदन से यह पारित हो जाता है, मान लीजिए, और दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरे सदन में भी 2 बातें होती हैं। पहली बात, हो सकता है कि वह सदन बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार ही न हो, यानी राष्ट्रपति पर जो अभियोग लगाया गया है, महाभियोग लगाया गया है, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं हो। पहली बात, यदि चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो और चर्चा करने से इनकार कर देते हैं तो समझिए कि महाभियोग वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चर्चा शुरू हो जाता है, तो उस सदन से भी प्रस्ताव को पारित तभी माना जाएगा जब कुल सदस्य के 2/3 सदस्य इस पर क्या करें, अपनी सहमति दे। 2/3 सदस्यों से ही वो पारित माना जाएगा। और मान लीजिए दूसरे सदन में भी पारित हो गया तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी बनता है कि यदि एक सदन पारित कर दिया और दूसरे सदन भी पारित कर दिया तब भी राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? यही होगा कि राष्ट्रपति के पद जो हैं वो स्वतः रिक्त माने जाएंगे, भले ही वो त्यागपत्र देते हैं अथवा नहीं देते हैं। इसकी चर्चा स्पष्ट की गई, ठीक है कि नहीं? दूसरी बातें जो याद रखनी है, मान लीजिए कि यदि महाभियोग पारित हो जाता है और ऐसी बात मन में आती है कि क्या उस पीरियड में राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं क्या वह मान्य होगा? तो दोस्तों स्पष्ट बताया गया है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता रहेगा और जब तक महाभियोग पूरे स्पष्ट रूप से पारित नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति के द्वारा किए गए तमाम जो कार्य हैं, तमाम निर्णय मान्य होंगे। साथ ही उस पीरियड में उनको जितनी भी सुविधाएं मिलती थी वो सारी की सारी सुविधाएं मिलती रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं किया जाएगा। तो ये है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया। आप इसको कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि नोट करने का मन हो तो रोक रोक के वीडियो को नोट भी, बताए गए सभी तथ्यों को नोट भी जरूर कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वह यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन हिस्सा लेते हैं और कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होता रहता है, लेकिन इन तमाम कन्फ्यूजनों को हम अभी दूर करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं और उसके महाभियोग में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, आप दोनों को देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, इसकी जानकारी आपको हो सकता है, या राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन हिस्सा ले सकते हैं, इसकी जानकारी हो सकता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आपको मिलेगा वह मिलेगा कि कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इन तमाम तरह के जो है प्रश्न की जानकारी आपको होगा। तो आइए सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लें। अनुच्छेद 54 में स्पष्ट बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा,
राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी ये जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में दिया गया। तो ये तो निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जब आपसे यह प्रश्न किया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित हैं, तो ये जानकारी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगते हैं तो उस महाभियोग में कौन कौन हिस्सा लेते हैं समझिएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग में हिस्सा लेते हैं। अब यहां पर देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लिए थे, मनोनीत नहीं। मनोनीत सदस्यों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि महाभियोग में वोट देने का अधिकार है। तो यदि आपको यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसे वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग में वोट देने का अधिकार है, तब आपका जवाब होगा मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आपको यह कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको है, जिसे महाभियोग में वोट देने का अधिकार नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलता है तो उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। एक बात और समझने की जरूरत है, और यह कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है, यह तो स्पष्ट है। लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि क्यों। तो क्यों का जवाब है दोस्तों, तो यदि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगा, लोकसभा में जो है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है। ऐसी स्थिति में लोकसभा का यहां पर महत्व ज्यादा हो जाएगा, और लोकसभा जिसको चाहेंगे उसको, उस राष्ट्रपति पर महाभियोग निश्चित क्लियर ही कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में दोस्तों हमारे संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे वे बहुत ही सोच समझकर ऐसा प्रावधान किए हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में दोनों सदनों को बराबर अधिकार होना चाहिए। चूंकि राष्ट्रपति जो है हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राज्य के प्रधान हैं, देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, तो उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो सही में इस तरह का कठोर होना ही चाहिए, ताकि बहुत आसानी से उनके प्रतिष्ठा पर आघात न हो। तो इस तरह की बातें महाभियोग के बारे में है जो हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो महाभियोग से संबंधित जितनी भी जानकारियां हो सकती थी उसको देने का प्रयास किए। विशेषाधिकार के बारे में जाने, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में तो आपको पता ही है, जिसका चर्चा अनुच्छेद 56 में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मोस्ट सीनियर जो जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, वही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगे। और राष्ट्रपति जो पद की शपथ लेते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। वे जो है संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ नहीं लेते हैं, वे संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं और लोक कल्याण का शपथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कार्यकाल के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि जिस दिन राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। और दोस्तों, हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेते हैं 25 जुलाई को। अब आप कहेंगे क्या ये संविधान में लिखा गया है 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि आप देखेंगे 1977 ईस्वी में जो राष्ट्रपति महोदय थे संजीव रेड्डी महोदय, वह जो है 25 जुलाई को शपथ लिए थे और तब से हर राष्ट्रपति महोदय 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, क्योंकि इस दरमियान चुनाव हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। इनकेस यदि कोई राष्ट्रपति बीच में ही इस्तीफा दे देते हैं या वो मर जाते हैं या उस पर महाभियोग लग जाता है और किसी अन्य तिथि को अपने पद को छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यह तिथि बदल जाए। लेकिन अभी तक जो है 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। और संजीव रेड्डी के बारे में दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि संजीव रेड्डी प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, यह शपथ ग्रहण की बात हुई। कार्यकाल की बात, 5 साल, वो जिस दिन पद पर आएंगे उस दिन से 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। और दोस्तों, अनुच्छेद 57 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा और यदि अपने कार्यकाल में वो इस्तीफा दे देते हैं तो वो इस्तीफा किसको देंगे? वह इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। और यहां पर यह भी जानना है जरूरी कि जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जानकारी, इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। अब आप कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देंगे सबसे पहले? तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रमुख होते हैं और संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब है कि राज्यसभा को सूचना मिल गया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को यदि पता चल गया, इसका मतलब है कि राज्यसभा को क्या हो गया? मालूम हो गया। तो तुरंत ही उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को इस बात की सूचना देते हैं, तो लोकसभा को भी पता चल जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति जो है इस्तीफा दे सकते हैं। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है या उस पर महाभियोग लग जाता है तो राष्ट्रपति का पद खाली कभी नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति के पद से हट जाने के जस्ट बाद ही उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सभी कार्य करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करते हैं तो उस दरमियान राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलता है। और 6 महीना के अंदर, 6 माह के अंदर जो है
वो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है। तो ये शपथ और कार्यकाल की बातें थी। पिछले वीडियो में भी हमने ये बातें किया है, तो इसे भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, हमारा जो सेशन है वो लगातार चलता रहेगा। आप सभी बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, जमकर पढ़ाई कीजिए।